सो हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टेक तत्व पे। एंड आज मैं काफी दिनों बाद एक वीडियो लेके आ चुका हूँ पीसी बिल्ड के बारे में, क्योंकि मैं भी काफी दिनों से रिसर्च कर रहा था एक पीसी लेने के लिए। सो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी ये सब बताया जाए कि क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं एक पीसी लेने के लिए, और पीसी में कौन सी ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कि हम लोगों को बहुत ही ध्यान देके चूज करना पड़ता है। तो एक पीसी के लिए आपके तीन कंपोनेंट्स जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक आपका प्रोसेसर हो गया, दूसरा आपका मदरबोर्ड हो गया, और अगर आप बजट फ्रेंडली के ऊपर जा रहे हैं, मतलब थोड़ा एक्सपेंसिव पीसी बनाना चाह रहे हैं, तो तीसरा आपका हो गया ग्राफिक कार्ड। अगर आप बजट में रहना चाह रहे हैं तो मैं आपको कुछ ऐसे प्रोसेसर भी बताऊंगा जो बिना ग्राफिक कार्ड के आप अच्छा खासा चला सकते हैं और अच्छी खासी आपको एफिशिएंसी निकाल के दे देंगे। सो बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स बिगिन। सबसे पहला जो हम लोगों के लिए कंपोनेंट आ जाता है एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट आता है और सबसे रिक्वायर्ड कंपोनेंट, प्रोसेसर। आपकी सीपीयू में कौन सा प्रोसेसर लग रहा है, एपीयू लगा रहे हो, सीपीयू लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो आप, वो चीज। एंड एक प्रोसेसर आप समझ लीजिए कंप्यूटर का पूरा ब्रेन होता है, एंड सबसे ज्यादा चीजें, मतलब सारी चीजें प्रोसेसर से ही हैंडल होती हैं। आपको इस टाइम पे अगर आप पीसी बनाना चाह रहे हो तो कौन से प्रोसेसर पे जाना है, तो आपको कुछ नहीं तो एटलीस्ट i5 लेना ही लेना है। और वैसे तो आपकी i5, i7, i9 तीन जो है इस समय ज्यादा पॉपुलर है और जो ज्यादा अच्छे चल रहे हैं। राइजन में अभी आपको एटलीस्ट राइजन 5, राइजन 7 या फिर राइजन 9 में जाना ही जाना है। अब आता है प्रोसेसर में भी भाई दो तीन सीरीज आ जाती है कंफ्यूज करने के लिए, मतलब कंफ्यूज क्या, वो अलग अलग काम के लिए होते हैं। आपको कौन सा सूट करेगा वो देखना है। अगर आप जैसे i5 ले रहे हो तो 12400F भी आता है, 12400 नॉर्मल भी आता है, और 12400K भी आता है, 12400KF भी आता है। तो आपको अगर लेना है तो आप 12400 पे जा सकते हो, जिसमें कि आपकी इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स रहती हैं। आप उसमें बिना ग्राफिक कार्ड के भी हल्की फुल्की गेमिंग, मतलब बहुत ही लाइट गेमिंग, हल्की फुल्की एडिटिंग कर सकते हो। मतलब सिंपली आपका डिस्प्ले दे देगा बिना ग्राफिक कार्ड के। और अगर आप 12400F पे जा रहे हो तो आपको ग्राफिक कार्ड मास्टर लगाने लगाना, बिना ग्राफिक कार्ड के आपकी डिस्प्ले नहीं आएगी। और अगर आप 12400K पे जा रहे हो तो मतलब वो ओवर क्लॉकिंग के लिए है, वो फिर एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स के लिए हो गया। और KF मतलब ओवर क्लॉकिंग प्लस ग्राफिक कार्ड्स हो गए। वही राइजन की सीरीज में अगर देखें तो राइजन में आपके ज्यादातर तीन आते हैं। एक आपका GT सीरीज, जी और GT लगभग सेम है, और आपका प्लेन सीरीज, और एक आता है X सीरीज। राइजन में X सीरीज ओवरक्लॉकिंग के लिए है, जैसे कि इंटेल में K थी, और ग्राफिक्स के लिए आपकी G सीरीज है, जैसे 5600G। फिर वो आपके बजट के हिसाब से आ जाता है। अगर आप बजट फ्रेंडली बनाना चाह रहे हो, सस्ता है, तो आप राइजन 5 ले लीजिए। अगर आप वही 60, 70, 80 हजार तक का बनाना चाह रहे हो तो राइजन 7 या फिर i7 ले सकते हो। और अगर ज्यादा महंगा बनाना चाह रहे हो, एकदम फाड़ू कंप्यूटर, तो आप राइजन 9 या फिर i9 ले सकते हो। वैसे मोस्ट कॉमन में अगर बताऊं 40 से 50 हजार के बीच में जो बनते हैं कंप्यूटर, तो उसमें आप जो है i5 के साथ में कोई सा अच्छा सा भी ग्राफिक कार्ड यूज कर सकते हो। तो आपका प्रोसेसर में आपको दो चीजें और ध्यान रखनी है, दो क्या एक ही चीज, उसमें आपको कोर और थ्रेड अच्छे खासे मिलने चाहिए। कोर आप सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं तो एक कोर जो है एक तरीके का वर्कर है। तो ज्यादा वर्कर होंगे तो काम जल्दी हो जाएगा, और अगर कम वर्कर होंगे तो काम देर में होगा। और वही अगर आप वर्कर के साथ में कुछ हेल्पर्स डाल दोगे तो काम और जल्दी होता है। तो वही आपके हेल्पर्स जो है वो आपके थ्रेड्स हैं। तो जितने ज्यादा कोर्स और थ्रेड्स, उतना आपका फास्टर, उतना एफिशिएंट आपका काम निकलेगा प्रोसेसर से। तो ये चीज भी आपको ध्यान देनी है। अब हम लोग बात करते हैं मदरबोर्ड की। मदर भाई माँ है पूरे कंप्यूटर की। हमने प्रोसेसर की बात कर ली जो कि समझ लीजिए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, बट अब हम लोग पूरे माँ की बात करने जा रहे हैं, क्योंकि मदरबोर्ड एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके ऊपर आपके सारे कंपोनेंट, सारी यूनिट्स लगनी है। मदरबोर्ड पे ही आपका प्रोसेसर लगेगा, मदरबोर्ड पे ही आपकी रैम लगेगी, मदरबोर्ड पे ही आपकी SSD लगेगी, उसी पे आपका ग्राफिक कार्ड लगेगा। तो हम लोग कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो आपकी मदरबोर्ड होगी आपके कंप्यूटर में। तो इसमें अभी बहुत सी कंफ्यूजन होती है कि भाई A सीरीज में ले, S सीरीज में ले, B सीरीज में ले, या X सीरीज में ले, कौन सा मदरबोर्ड ले, या फिर किस ब्रांड का ले। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। प्रोसेसर से ज्यादा कंफ्यूजन लोगों को मदरबोर्ड में होती है। एक मदरबोर्ड जो आप इस टाइम अगर ले रहे हो तो फ्यूचर प्रूफ होना चाहिए, कि अगर आपको आगे चल के फ्यूचर में कोई अपग्रेड करना है, मान लीजिए अभी आपका बजट नहीं अलाउ कर रहा है आपकी ग्राफिक कार्ड लगा पाओ, तो मदरबोर्ड ऐसा होना चाहिए कि अगर आप फ्यूचर में उसमें कोई भी चीज अपग्रेड या कोई भी चीज एड ऑन करना चाह रहे हो तो इजीली हो जाए। मदरबोर्ड के लिए कौन से पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने, सबसे पहले तो आपका बजट में कौन सा मदरबोर्ड आ रहा है, कौन कौन से आ रहे हैं, फिर उनमें से आपको कौन सा लेना चाहिए। फिर दूसरा आ गया आपका स्लॉट्स, उसमें आपको NVMe का कितना स्लॉट मिल रहा है, रैम का कितना स्लॉट मिल रहा है, और कौन सा सॉकेट है। सॉकेट का भी बहुत ध्यान रखना है। आपको टाइप सी पोर्ट मिलेगा नहीं, HDMI पोर्ट होगा कि नहीं, लैन, और ये सब लैन तो खैर ज्यादा यूज का नहीं रहा, बट ये सब पोर्ट्स भी आपको देखने होते हैं। तो मदरबोर्ड में अगर जैसे देखिए A520 आपने सुना होगा, B450 सुना होगा, X760 सुना होगा, Z790 सुना होगा, तो इसमें से अगर आपका Z और X सीरीज का है तो मतलब कि बेस्ट मदरबोर्ड है, और एक्सपेंसिव मदरबोर्ड है जो कि हाई एंड पीसीज के लिए यूज होते हैं। आपके अगर बजट फ्रेंडली के लिए जाओ तो आप B सीरीज यूज कर सकते हो, जैसे कि आपकी B450, B550 जो कि AMD के लिए यूज होते हैं। और अगर आप सस्ते में लेना चाह रहे हो तो आप A सीरीज के भी ले सकते हो। A सीरीज के ज्यादा कुछ खास मदरबोर्ड्स नहीं होते, मतलब सस्ते वाले मदरबोर्ड्स। और एक और चीज आपको मदरबोर्ड में ध्यान रखनी है कि उसमें आपको इनबिल्ट वाईफाई देखने के लिए मिलेगा कि नहीं। खैर सस्ते वालों में तो नहीं मिलता है, आपको A सीरीज और B सीरीज में नहीं मिलेगा, बट वहाँ पे आप अलग से 400, 500, 300 रुपए का डोंगल आता है वाईफाई का, वो आप यूज कर सकते हो। बट अगर आप एक्सपेंसिव में जा रहे हो तो फिर आपको सारी फ्लैगशिप चीजें देखने के लिए मिली जाएंगी। अब तीसरा कंपोनेंट हमारा आता है ग्राफिक कार्ड।
ग्राफिक कार्ड भी आपका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी भारी, अगर आपको एडिटिंग करनी है 4K में, या फिर अच्छी खासी एडिटिंग करनी है, अच्छा खासा गेमिंग करनी है, या फिर गेमिंग प्लस स्ट्रीमिंग करनी है, तो आपको ग्राफिक कार्ड्स तो फिर मस्ट है, खरीदना ही पड़ेगा। एंड यहाँ पे भी आपको वही चीज़ें है कुछ जो ध्यान देनी है कि आपको बॉक्स की सील चेक करनी है, क्योंकि यहाँ पे भी ग्राफिक कार्ड में और प्रोसेसर में ये दो चीज़ें ज़्यादा होती हैं कि यूज चीज़ जो आपको मिल सकती है। तो आपको बॉक्स का सील चेक करनी है और सीरियल नंबर मैच कराना है, वारंटी चेक करनी है उसकी। तो ये 2-3 चीज़ें जो है वो हर प्रोडक्ट के लिए। और फिर मार्केट में आदमी स्कैम क्या करता है दुकान वाला, कि अगर आप उनसे पीसी बनवाने जाओ तो आपको कह देगा भाई 8 जीबी का ग्राफिक कार्ड है, 6 जीबी का ग्राफिक कार्ड है, बट आपको रीचेक ये करना है कि जो 8 जीबी का ग्राफिक कार्ड दे रहा है वो कौन सी ब्रांड का है और कितना DDR है उसमें, मतलब DDR3 का तो नहीं चिपका रहा है, क्योंकि अगर 8 जीबी का DDR3 का आपको चिपकाएगा, कहेगा भाई 3000 का, तो उसका कोई फायदा नहीं। लगभग उतनी आपकी इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स तो आपको Ryzen 5 में मिल ही रही है। तो अगर आप अच्छा खासा ग्राफिक कार्ड लगवाना चाह रहे हो तो एटलीस्ट आप DDR4 नहीं तो DDR5 बेस्ट जो रहने वाला है उस पर तो आप जाइए। और अगर DDR4 पे जा रहे हो तो एटलीस्ट 6 से 8 जीबी का आपका ग्राफिक कार्ड होना चाहिए। और अगर DDR5 ले रहे हो तो 6 जीबी 8 जीबी अगर आप DDR5 ले पा रहे हो तो बेस्ट है, नहीं तो 6 जीबी आप DDR5 ग्राफिक कार्ड भाई एटलीस्ट आपको लेना ही चाहिए। फिर आती है आपकी SSD मतलब आपकी स्टोरेज। HDD आपको बिल्कुल यूज नहीं करनी है। HDD अगर आपको कोई पीसी वाला कह भी रहा है HDD यूज कर लो स्टोरेज के लिए ही, तो बहुत लो अगर आपका बजट है तो आप भले यूज कर लीजिए, नहीं तो HDD अब आजकल कोई नहीं यूज करता। स्टोरेज के लिए भी आप SSD लीजिए, नहीं NVMe ले पा रहे SATA SSD लीजिए जो कि डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगी। और अगर आपको अच्छी खासी स्टोरेज और मतलब अच्छी खासी डेटा ट्रांसफर की स्पीड चाहिए तो आप NVMe ले सकते हो। NVMe भी इस टाइम पे आपकी जो है 3 जनरेशन चल रही है, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन, 5th जनरेशन। और ये ध्यान रखना आपको, अगर आप SSD ले रहे हो तो ब्रांडेड लीजिए, क्योंकि भाई आपकी SSD में आपका पूरा स्टोरेज मतलब आपका जो पूरा डेटा है वो स्टोर होने वाला है। और अगर आप कोई लोकल ब्रांड की ले रहे हो, क्योंकि मैं अभी जैसे मैं बताया आपको इतने दिनों से अभी रिसर्च कर रहा हूँ, मार्केट में गया, सब कुछ चेक किया, तो उसमें होता क्या है आपको शॉप वाला कहेगा भाई ब्रांडेड ना लेके ये वाली ले लो, क्योंकि ब्रांडेड में क्या होता है कि उसकी जो है एक्सचेंज इतनी जल्दी नहीं हो पाती, महीनों लग जाता है, या ये हो जाता है वो हो जाता है। लोकल में आपका तुरंत एक्सचेंज हो जाएगा, बट उनकी बातों में नहीं आना है कि भाई ब्रांडेड नहीं ये वाला ले लो, क्योंकि वो फिर कोई काम का नहीं है। अगर आप एक बार आपकी SSD खराब हो गई, आपका डेटा पूरा का पूरा चला जाएगा। और भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका डेटा। तो कुछ ऐसी 2-3 ब्रांड है जो आती है, ज्यादातर आपकी क्रूशल ब्रांड चलती है जो कि SSD के लिए है, और दूसरी आपकी WD चलती है। फिर आती है आपकी रैम। आपको रैम कौन सी लेनी है, क्योंकि अगर आप कंप्यूटर लो बजट का भी बना लो ना तो एटलीस्ट 8 जीबी रैम तो लेनी है। और अगर अच्छा खासा मतलब 25-30 हजार तक का बना रहे हो तो 16 जीबी, और अगर उससे ऊपर जा रहे हो तो 16, 32, 64 आप अपने हिसाब से रैम रख सकते हो। रैम में भी आपको करना क्या है, आपको वही फिर ब्रांडेड रैम लेनी है, जैसे आपकी XPG हो गई, क्रूशल हो गई, और आपका WD की तो शायद से रैम नहीं आती है। XPG और क्रूशल ये दो हैं जो ज्यादा मार्केट में चलती हैं। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, शॉप वाले करते क्या है, जैसे अगर आपको 16 जीबी की रैम लेनी तो आपको 16 जीबी की सिंगल स्टिक देते हैं, तो उसको अवॉइड करिए। अगर आपको 16 जीबी रैम लेनी है तो 8 जीबी की डबल स्टिक लगवाइए, क्योंकि अगर आप 8 जीबी की डबल स्टिक लगवा रहे तो 16 जीबी रैम तो होगी टोटल, बट वो एज अ डुअल चैनल काम करेगी। और डेटा ट्रांसफर साइमल्टेनियसली 2 रैम से होगा तो ज्यादा हो पाएगा और ज्यादा फास्टर होगी वो रैम। लो लेटेंसी की रैम लेनी है, उसकी आपको हर्ट्स देखने अच्छे खासे हर्ट्स होने चाहिए, उसके मेगा हर्ट्स होते हैं। और एटलीस्ट DDR4 तो रैम लीजिए। DDR3 अब तो भाई बिल्कुल नहीं लेने वाला है। DDR5 रैम आ चुकी है, अगर आप DDR5 ले पा रहे हो बेस्ट है, आपके लिए सेफर रहने वाली है, फ्यूचर प्रूफ रहने वाली है। एक और चीज आपको उसमें ध्यान रखनी है कि आपकी रैम में हीट सिंक है या नहीं है। मतलब अगर जैसे आप क्रूशल की सस्ती वाली रैम देखो जो 1200-1300 की आती है तो उनमें हीट सिंक नहीं होता है, वो डायरेक्ट लग जाती है। बट अगर आप XPG में देखोगे तो उनमें हीट सिंक्स आपको अच्छी खासी मिलती है, क्रूशल में भी अच्छी मिलेंगी, बट थोड़ा महंगे में जाना पड़ेगा आपको। फिर आती है हमारी SMPS, जो कि आपकी रहने वाली पावर सप्लाई, जो कि आपके पूरे कंप्यूटर को पावर प्रोवाइड करेगी। और ये भी एक मतलब इसको बहुत सा आदमी क्या करता है ना, इसको साइड में कर देता है, अरे भाई कोई सी भी लगा दो। तो कोई सी भी क्या, अगर आप सस्ता बनवा रहे हो 20,000 के अंदर 22,000 23,000 तो फिर आप कोई सी भी लगवा लो, ठीक है। बट अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है तो एटलीस्ट ब्रॉन्ज की 80+ सर्टिफाइड SMPS लीजिए, जो कि मतलब अच्छी खासी इफिशिएंसी रहने वाली है, और पावर सप्लाई का जो बैकअप होता है वो अच्छा खासा रहने वाला है उसमें। और हाँ, इसमें चूज कैसे करना है आपको SMPS, जैसे इसमें कंफ्यूजन आती है कि भाई 450 वॉट में आपका कंप्यूटर चल पाएगा कि नहीं, 500 वॉट लेना पड़ेगा, 650 वॉट लेना पड़ेगा। देखिए अगर आप 50,000 तक का कंप्यूटर ले रहे हो तो 550 भी इनफ है मेरे हिसाब से। बट अगर आपको हल्के फुल्के भी कंफ्यूजन है तो आप जितने भी प्रोडक्ट्स लगा रहे हो, जैसे ग्राफिक कार्ड अगर आपने लिया, प्रोसेसर आपने लिया, तो प्रोडक्ट में उसकी वॉट जो यूजेज होती है वो लिखी रहती है। आप हर प्रोडक्ट की आप वॉट यूजेज जोड़ लीजिए अपना, और उससे 50 या 100 वॉट के ज्यादा की SMPS आप ले सकते हैं, ताकि आपका अच्छा चले और फ्यूचर प्रूफ है। अगर मान लीजिए आपने कुछ एक्स्ट्रा चीज आपको एड ऑन करनी है आगे चल के, तो आपका 50 या 100 वॉट की आप बैकअप लेके चल रहे हो उस SMPS पे, तो आपको। फिर आता है सबसे मतलब कह सकते हैं इग्नोर्ड प्रोडक्ट या फिर इग्नोर्ड यूनिट, जो कि आपकी CPU में रहती है, और इसको आदमी बहुत ऐसे इग्नोर करता है, चला ऐसे करके कर देता है उसको, तो वो आपकी होती है CPU का कूलर। CPU कूलर भी 2 टाइप के आते हैं, आपका एयर कूलर और लिक्विड कूलर।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका सीपीयू कूलर अगर आप उस पर लगा रहे हो, मतलब आप प्रोसेसर पे लगा रहे हो, तो आपका प्रोसेसर अगर ज़्यादा हीट कर रहा है तो वो हीट ट्रांसफर को जो है हीट ट्रांसफर करके बाहर की तरफ फेंक देगा हीट को। अगर जितना ज़्यादा मतलब जितना ठंडा आपका प्रोसेसर रहेगा उतना अच्छा काम करेगा। और अगर आप बजट में नहीं ले पा रहे हो, जैसे आप Ryzen 5 पे अच्छी खासी वर्किंग करना चाह रहे हो, तो आप एक सीपीयू कूलर लगा सकते हो कि वो जो है सीपीयू को ठंडा रखेगा, आपके प्रोसेसर को ठंडा रखेगा, ताकि आपकी वर्किंग ज़्यादा अच्छी हो पाए। तो थोड़ा बहुत इफिशियंसी वो बढ़ा देता है आपकी, ज़्यादा नहीं, बट हाँ सीपीयू ठंडा रहेगा तो ज़्यादा अच्छा काम करेगा।